Assalamu alaikum. Today our topic is about elasticity. That what is elasticity and what are the techniques to measure elasticity, and there are how many types of elasticity we have. अच्छा देखें elasticity क्या होती है. Elasticity is the responsiveness of one item due to the change in other item. अच्छा देखें elasticity का मकसद ये है कि resistance दिखाना. जैसे कि रबर बैंड आपने देखा, वो इलास्टिक होता है, एक हद तक के होता है, उसके बाद अगर आप ज़्यादा खींचते हैं तो वो टूट जाता है. तो वो बेसिकली जिस हद तक के वो खिंच सकता है वो उसकी कहलाती है रेजिस्टेंस. इसी तरीके से यहाँ भी जो इसका मकसद है वो कुछ इसी तरीके से है कि दो चीज़ें आपस में, यानी जैसे इधर लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन आइटम, किसी एक आइटम की रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है किसी दूसरे आइटम के चेंज होने के ऊपर, यानी वो कितना रेजिस्ट करता है. अगर वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करता तो वो क्या कहलाएगा, अगर वो रेजिस्ट करता है तो वो क्या कहलाएगा, ये डिपेंड करता है. ठीक है. तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होती है, कहते हैं कि रेजिस्टेंस, कि कितना रिस्पॉन्सिव है, फ़ौरन उसके चेंज होने से, दूसरे आइटम के चेंज होने से फ़ौरन ये चेंज होता है या नहीं होता है, या हल्के से होता है या बहुत तेज़ी से होता है. ठीक है. अच्छा जी, इसकी रेंज क्या होती है. रेंज इलास्टिसिटी की होती है 0 से इन्फिनिटी के दरमियान. अच्छा, 0 से लेके 1 तक के जो है, अगर इसके दरमियान कोई भी नंबर है 0.5, 0.7, 0.8, वो कहलाएगी आपकी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड आप कह सकते हैं उसको. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से जब 1 से इन्फिनिटी तक की अगर चलिए, यानी 1 से बड़ी हो, जिस तरह पहले मैंने बताया 0 और 1 के दरमियान, यानी 1 से छोटी हो और 0 या 0 से बड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगी, इन इलास्टिक. और या फिर 1 से बड़ी हो और इनफाइनाइट पॉइंट तक के जा रही हो, तो वो कहलाएगी इलास्टिक डिमांड. लेकिन अगर ये 1 के बराबर हो तो ये कहलाएगी यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है. अच्छा, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर वो इन इलास्टिक की कौन सी रेंज होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक. और अगर इनफाइनाइट के ऊपर पहुंच जाए तो वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. अच्छा, अब है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. अच्छा, हमारे पास इसमें 3 टाइप्स आती है यूजुअली: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मकसद ये है कि देखिए डिमांड कर्व हमें पता है, उस पर क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है. तो यहाँ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मकसद है वो ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और कितनी रिस्पॉन्सिव है. यानी अगर प्राइस 1% चेंज होता है तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज होती है, ये हमें देखना होगा. ठीक है. तो यही पे बेस करेगा, वही क्या कहते हैं कि अगर हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है. अगर ऐसा आ रहा है कि आप कह लें, क्या कहते हैं कि 0.3 उसका आंसर आ रहा हो, 0.5, तो हम कहेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है. अगर 1 आ रहा है तो इलास्टिक है, अगर मोर देन 1 आ रहा है तो, ओह सॉरी, अगर 1 आ रहा है तो यूनिट इलास्टिक, अगर मोर देन 1 आ रहा है तो इलास्टिक. अच्छा देखिए, हमारे पास इसमें होती है दो चीज़ें: ओन प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. अच्छा, ओन प्राइस और क्रॉस प्राइस में फ़र्क ये है कि ओन प्राइस का मकसद ये है कि जिस चीज़ की डिमांड है, जैसे कि एप्पल का अगर डिमांड कर्व है, तो एप्पल की प्राइस की चेंज होने की वजह से एप्पल की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फ़र्क आएगा, ये कहलाएगी ओन प्राइस इलास्टिसिटी. अच्छा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मकसद ये होता है. अच्छा, आप एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करता रहूँ कि क्योंकि ये है डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व बनता है इन्वर्स स्लोप, मतलब आपका नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप होने की वजह से आपकी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है वो आती है माइनस के साइन के साथ. क्योंकि नेगेटिव है तो एक चीज़ अगर बढ़ रही होगी, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो लाजमी ज़्यादा क्वांटिटी गिर रही होगी, तो इस वजह से माइनस का साइन उसके साथ आएगा. लेकिन हम माइनस का साइन यहाँ पे इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि हमें पता है कि डिमांड की वजह से आ रहा है और ये इलास्टिसिटी का कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. हम खाली उसके नंबर को देखते हैं कि आइदर इट इज़ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1. ठीक है. अच्छा, क्रॉस प्राइस का मकसद ये हुआ कि क्रॉस प्राइस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो दूसरे गुड्स हैं, यानी कि जैसे हमने पहले मैंने बताया था आपको इसीलिए कि सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बारे में क्या क्या होते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स के प्राइस चेंज होने से भी इसकी क्वांटिटी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा. तो हमें ये देखना है कि कितना रिस्पॉन्सिव है इसकी क्वांटिटी डिमांड जो किसी दूसरे गुड के प्राइस चेंज होने पे, और वो गुड कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और सब्सिट्यूट भी हो सकता है. अच्छा, लेकिन अगर जो इसके आंसर्स आते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के, अगर इसके आंसर माइनस में आते हैं तो इसका मकसद ये होगा कि ये कौन से वाली क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी किस गुड की मालूम कर रहे हैं, यानी जो जिसके प्राइस बढ़े हैं वो कौन सा गुड है, ये हम किस तरीके से डिटर्मिन करेंगे.
ये हम डिटरमिन करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के साइन के ऊपर। अगर माइनस आ रहा होगा तो इसका मकसद होगा कि ये सब्सिट्यूट गुड की इलास्टिसिटी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सब्सिट्यूट गुड की है। अगर इसमें प्लस आ रहा होगा तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट गुड की। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो फिर आपको और क्लियर समझ आएगा। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ समझाने के हद तक है। इनकम इलास्टिसिटी भी वैसे ही है, लेकिन बस उसके अंदर जैसे क्या कहते हैं कि ऊपर तक ड्यू टू चेंज इन प्राइस या ड्यू टू चेंज इन इनकम हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा है कि इनकम के बढ़ने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इसमें भी साइन डिपेंड करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन ही रहा तो ये नॉर्मल गुड है, अगर नेगेटिव हुआ तो ये इन्फीरियर गुड है। ठीक है, इसी तरीके से फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा, वो भी बिल्कुल सेम डिमांड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन नहीं होगा। वजह क्या है? क्योंकि सप्लाई जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, नेगेटिवली स्लोप नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। लेकिन बाकी सारे काम हमारे वैसे ही होंगे। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम आते हैं फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी में। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्योंकि हमने ऊपर देखा क्या था कि वो रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है क्वांटिटी डिमांड की ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब देखिए नीचे फार्मूले में उसको हमने जब सिंबॉलिक तरीके से लिखा तो क्या लिखा? परसेंट और डेल्टा का साइन जिसको हम चेंज कहते हैं बेसिकली, और क्यू और नीचे भी पी। अच्छा, इसको जब हम खोल लेंगे तो होता क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्यू का मकसद होता है कि परसेंटेज निकालनी है, तो आपका जो ये फार्मूला बनता है वो बनता है चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अच्छा, एवरेज के बारे में बताऊंगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से प्राइस का भी बनेगा कि चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 दोनों में आ रहा होता है, इसलिए हम 100 को कैंसिल कर देते हैं। तो जो आपके पास जो आखिरी ये फाइनल आ रहा है कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू चेंज इन पी डिवाइड बाई पी, ये आपका फाइनल फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एवरेज लिखने का जो मकसद है ना, वो हम अभी आगे जब हम पढ़ेंगे, जब टेक्निक्स की बात होगी क्या पे एवरेज को लिखा जाता है बेसिकली। अब ये समझ लें, कहते हैं कि ये मिड पॉइंट मेथड यूज़ करते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्यू एवरेज लिखा हुआ है, ये एवरेज लिया जाएगा। एवरेज का मकसद है कि दोनों पॉइंट्स का, यानी लेट सपोज कि ए से बी के ऊपर आप जा रहे हैं, तो ए पे भी कोई एक प्राइस होगी, बी पे भी कोई प्राइस होगी, ए पे भी क्वांटिटी एक अलग होगी, बी पे भी क्वांटिटी अलग होगी। तो चेंज इन क्यू तो हम वही लेंगे कि ए से बी पे जा रहे हैं तो क्या चेंज आया क्वांटिटी में, क्या चेंज आया प्राइस में। लेकिन जो दूसरा वाला जो डिवाइड के अंदर लेंगे वो क्यू एवरेज लेंगे। तो इससे क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच के पॉइंट की जो है वो इलास्टिसिटी मालूम होती है। ये कहलाता है मिड पॉइंट मेथड, ये हम आगे भी पढ़ते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का भी देखें वही फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ नीचे इनकम आ गया, और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही। सप्लाई का आप लोग खुद बना सकते हैं, लाजमी सी बात है, मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, या मुझे पर्सनली क्या कहते हैं कि डिमांड सप्लाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की क्या जो है वो फार्मूला होगा। अच्छा, इसके बाद टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी। मिड पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी सेम है। इसका मकसद क्या है? इन दिस टेक्निक वी कैन मेजर द इलास्टिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि हम जैसे कि कोई भी बंदा कह रहा है कि ये ग्राफ है डिमांड कर्व, और उसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर, यानी ए पॉइंट ऊपर की तरफ है और बी पॉइंट नीचे की तरफ है। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ एक तरीके से कि ये देखें ऐसे कि अब ये एक ग्राफ है और ए पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, बी पॉइंट भी नज़र आ रहा है। अब आपसे कोई कहता है कि ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर मूव करें, सही है, या फिर अगर कोई आपको कहेगा बी से आप ए पे मूव करें, तो इस सिचुएशन में अगर आप इलास्टिसिटी मिड पॉइंट का मेथड यूज़ नहीं करेंगे, कोई दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जो कि पॉइंट मेथड कहलाता है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपके आंसर्स दोनों दफ़ा डिफरेंट आएंगे। यानी अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे होंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, बी से ए की तरफ जा रहे होंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन मिड पॉइंट मेथड जो कि अभी हम ये टेक्निक ऊपर देख रहे हैं, ये क्या करता है? ये आपको वो आंसर देता है जो कि ए और बी के बिल्कुल दरमियान का, यानी जैसे ये दो पॉइंट्स हैं और आपको कहा गया कि ए से बी का हम लोग जा रहे हैं और बी से ए पे आ रहे हैं, तो वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान की जो है वो इलास्टिसिटी देता है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ भी है कि इट गिव्स द सेम आंसर, और बाकी क्या कहते हैं कि ये कौन से पॉइंट, ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट की इलास्टिसिटी देता है इसके दरमियान की, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी उसको ये इससे कोई सरोकार नहीं होता कि डायरेक्शन क्या है, कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो बीच के मिड पॉइंट की लेके देता है एवरेज निकाल के। यही वजह है कि ऊपर के जो फार्मूले आपने देखे उसमें क्या है, क्यू एवरेज और एम एवरेज, या क्यू एवरेज और पी एवरेज। इससे क्या होगा कि एवरेज निकलेगा। जब एवरेज निकलेगा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों का एवरेज लाजमी सी बात है, ये बीच का पॉइंट होगा ए और बी का, ये मिडिल पॉइंट। तो इस वजह से जो आंसर आएगा वो जो भी आंसर होगा
वो चाहे आप ए से बी के लिए कैलकुलेट करें या बी से ए की तरफ जाते हुए कैलकुलेट करें। यानी आप एक दफ़ा जो है वो ये समझेगा, कहते हैं कि जो क्वांटिटी इनिशियल थी वो आपकी ए थी और क्वांटिटी जो फाइनल है वो बी है। या आप ऐसे करेंगे क्वांटिटी बी जो है वो इनिशियल थी और क्वांटिटी ए फाइनल है। दोनों सूरतों में अगर आप मिड पॉइंट वाला टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें आप क्यू एवरेज और पी एवरेज रखेंगे, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, और ये प्रिसाइज मेजरमेंट दे देती है, इसलिए हम इसको करते हैं। अच्छा, उसके बाद है पॉइंट इलास्टिसिटी। इन दिस टेक्निक वी कैन मेजर द इलास्टिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट गिव्स इलास्टिसिटी बिटवीन द टू स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा, इसमें जो है वो किसी ए दोनों के स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर दी जाती है। यानी जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो वो ए की इलास्टिसिटी बताएंगे, अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे होंगे तो वो बी पॉइंट के ऊपर रख के इलास्टिसिटी बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एवरेज के पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ एवरेज अब नहीं लिखा हुआ। यानी अब यहाँ क्यू और पी कौन सा आएगा, जहाँ से आप पॉइंट पे स्टार्ट करेंगे। यानी जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट डायग्राम ले लूँ और ए से आप बी पे जा रहे हैं, तो अब जो क्यू और पी आपके वहाँ आएंगे। चेंज इन क्यू और चेंज इन पी तो आपको पता ही है क्या होगा कि Q2 माइनस Q1 और P2 माइनस P1। तो Q2 माइनस Q1 क्या होगा, तो Q2 फाइनल पॉइंट कहते हैं और Q1 इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो लेट सपोज कि अगर आप ए से बी पे जा रहे हैं तो इनिशियल ए पॉइंट है और फाइनल बी पॉइंट है, तो Q2 बी पॉइंट है और Q1 ए पॉइंट है। इसी तरीके से P2 जो है वो बी पॉइंट का है और P1 ए पॉइंट का है। जब आप इनमें माइनस करेंगे इनके डिफरेंसेस आ जाएंगे। लेकिन जो उसके बाद से ऊपर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये P और P, ये कौन से होंगे, ये वो होंगे क्योंकि आप ए से बी पर आ रहे हैं तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, इसके प्राइस और इसकी क्वांटिटी आप इधर रखेंगे, तो आपके पास एक अलग आंसर आएगा। जैसे कि सपोज कर लें कि आप यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो आपके पास आ रहा है 0.37। क्योंकि आप, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब डिमांड कर्व पे आप होंगे ना, तो आप जितना नीचे की तरफ आते रहेंगे, अगर पॉइंट इलास्टिसिटी आप करते रहें तो आपको उतना ही इन इलास्टिक जो है वो आपकी रिलेटिवली जो है वो इन इलास्टिक की तरफ डिमांड जाती रहेगी। यानी आप समझ लें कि अगर एक ग्राफ ले लें और उसका मिड पॉइंट आप देख लें, तो मिड पॉइंट जो है आपको 1 की वैल्यू दिखाएगा। और जब आप ऊपर ऊपर मतलब मिड पॉइंट से ऊपर की जो भी जगह होगी उसके ऊपर आपकी जो है वो 1 से अबव होगी, यानी इलास्टिक डिमांड होगी, और इससे नीचे आपकी इन इलास्टिक रेंज होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर खाली लिख दिया है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा 0.37। और लेकिन जब आप बी से ए के ऊपर जा रहे होंगे तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा। जबकि मिड पॉइंट में जैसे कि हमने देखा, अगर हम वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं इन दोनों ही वैल्यूज़ के लिए, तो आप हमें वो जो आंसर मिलता है वो सेम होता है, क्योंकि हम ए और बी का पॉइंट की इलास्टिसिटी नहीं लेते, जबकि हम मिड पॉइंट यूज़ करते हैं इनके दरमियान की इलास्टिसिटी लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा, और फिर हम इसके लिए जो है वो आगे और डिफरेंट जो है मैं वीडियोस बनाकर और बाकी आपके लिए जो है उसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूँगा। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।